नमस्ते छात्रों, मैं अशोक ठानगे, नव महाराष्ट्र विद्यालय खराबवाड़ी चाकण। हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण देखने वाले हैं और संज्ञा के भेद जो है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, कौन से हैं, यह सब हम उदाहरणों की सहायता से देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो शुरू करते हैं संज्ञा। जैसे कि देखो, यहाँ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गीता रमेश को पढ़ा रही है, अहिंसा का पालन करो, बुराई से बचो। लड़के कक्षा में पढ़ रहे हैं, पशु घास चर रहे हैं। तो जैसे कि महाराष्ट्र एक विशेष स्थान का नाम है, मुंबई एक विशेष स्थान का नाम है। मुंबई जैसा एक ही शहर है या उस शहर को मुंबई ये नाम दिया हुआ है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में गीता, रमेश, ये भी विशेष व्यक्तियों के नाम है। तीसरे वाक्य में अहिंसा, बुराई, यह मन में निर्माण होने वाले भाव है, भावों के नाम है। चौथे वाक्य में लड़के, पशु, यह जो शब्द है यह जातियों के नाम है। मतलब यहाँ लड़का कहने से किसी एक लड़के का बोध नहीं होता है, बल्कि उस जाति के सभी लड़कों का बोध होता है। पशु शब्द से किसी एक पशु का बोध नहीं होता है, बल्कि उस जाति के सभी पशुओं का बोध होता है। इस संसार में अगर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव का कुछ ना कुछ नाम तो अवश्य होता है। अब यह नाम ही संज्ञा कहलाता है। यह संज्ञा जो है वह नाम का समानार्थी शब्द ही है। तो क्या होगी इसकी परिभाषा? जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। यह परिभाषा संज्ञा की तैयार हो जाएगी। अब चर्चा करेंगे संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं, संज्ञा के प्रकार कौन से हैं। तो संज्ञा का पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, और पांचवा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब यहाँ कुछ जो विद्वान हैं वे संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इन्हें ही संज्ञा के प्रमुख भेद मानते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये जातिवाचक संज्ञा के ही 2 उप प्रकार है। लेकिन कुल मिलाकर यह 5 प्रकार संज्ञा के हो जाते हैं। तो पहला प्रकार देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके लिए कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। देखो, सचिन तेंदुलकर भारत का महान बल्लेबाज है। रामचरितमानस हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अब इन वाक्यों को जरा गौर से देखो। यह रंगीनी शब्द सचिन तेंदुलकर, रामचरितमानस, महाराष्ट्र, मुंबई। अब इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है? इन शब्दों से यह पता चलता है कि एक विशेष की जानकारी हमें मिलती है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर यह एक विशेष व्यक्ति का नाम है। रामचरितमानस एक विशेष ग्रंथ का नाम है। महाराष्ट्र एक विशेष राज्य का नाम है। मुंबई एक शहर का नाम है। मुंबई कहने से हमारे सामने एक ही शहर आ जाता है। अगर यहाँ शहर शब्द होगा तो शहर कहने से
सभी प्रकार के शहर सामने आ जाते हैं, जैसे कि पुणे हो, नागपुर हो, कौन सा भी शहर, सभी प्रकार के शहर आ जाते हैं। लेकिन मुंबई एक विशिष्ट, एक विशेष शहर का बोध हमें होता है। तो ऐसे जो शब्द है, जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध होता है, ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। विशेष बात हमें यहाँ ध्यान में रखनी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वह किसी एक का ही बोध कराती है। जैसे कि महाराष्ट्र किसी एक राज्य का बोध होता है, मुंबई किसी एक शहर का बोध होता है, सचिन तेंदुलकर किसी एक ही आदमी का बोध होता है। तो किसी एक का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उसकी परिभाषा होगी, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ और उदाहरण उसके देखते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, दिल्ली, महाभारत, अमेरिका, रमेश, गंगा, ताजमहल। देखो, इनसे किसी एक का पता चलता है। दिल्ली एक विशेष शहर, महाभारत एक विशेष इस प्रकार का ग्रंथ, अमेरिका एक ही देश है, रमेश कहने से एक ही लड़के का पता चलेगा। एक का ही बोध जिससे होता है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो अब दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें जातीय शब्द आया है। यहां जो उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं, देखो, रमेश होशियार लड़का है, मुंबई एक बड़ा शहर है, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। अब इन रंगीन शब्दों को देखो, लड़का। अब लड़का इस शब्द से किसी एक लड़के का बोध नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता है, बल्कि उस जाति के सभी लड़कों का बोध होता है। शहर शब्द से किसी एक शहर का बोध नहीं होता है, बल्कि सभी शहरों का बोध होता है। कहानी शब्द से किसी एक कहानी का बोध नहीं होता है, सभी कहानियों का बोध होता है। पुस्तकें या पुस्तक इस शब्द से किसी एक पुस्तक का बोध नहीं होता है, बल्कि अनेक पुस्तकों का बोध होता है, उस जाति के सभी पुस्तकों का बोध होता है। देखो, ये जो वाक्य मैंने यहाँ दिए हुए हैं, इन वाक्यों में रंगीन शब्द जो है, उन रंगीन शब्द से विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध नहीं होता है, बल्कि एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध होता है। इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में महत्वपूर्ण हमें ध्यान में रखना है कि अनेक का बोध होता है। देखो, पहला प्रकार हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें एक का बोध होता है, और जातिवाचक संज्ञा में अनेक का बोध होता है। यह हमें यहाँ ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक इस प्रकार का है। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है ये देखते हैं। तो परिभाषा उसकी है, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि पर्वत, ग्रह, खिलाड़ी, ग्रंथ, नदी, दिन, पशु पक्षी। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। देखो, शब्द कैसा है, भाववाचक। उसमें भाव शब्द है, भाव जो हमारे मन में निर्माण हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देखो, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। अब यहाँ प्रेम जो शब्द है ये मन में निर्माण होता है, इसका कोई आकार नहीं होता, ये दिखाई नहीं देता, बल्कि अनुभव किया जाता है। उसी प्रकार बचपन की बातें मुझे आज भी याद है। बचपन यह शब्द, मीरा की भक्ति
लोक प्रसिद्ध है भक्ति, जो दिखाई नहीं देती है, मन में होती है, अनुभव उसका किया जा सकता है। तो ऐसे जो मन में निर्माण होने वाले भाव होते हैं, उन भावों को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं भाववाचक संज्ञा। चलो देखते हैं परिभाषा क्या बनती है। उसकी परिभाषा यह है, जिस संज्ञा शब्द से गुण, कर्म, दशा, अवस्था आदि भावों का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के और कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सुंदरता, भूख, प्यास, घृणा, ममता, थकावट, लंबाई। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, स्वर्ण आभूषण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, दूध शरीर में ताकत निर्माण करता है। इन वाक्यों में ये जो रंगीन शब्द है, स्वर्ण, मिट्टी, दूध, यह द्रवरूप पदार्थ है, यानी कि पदार्थ है। चाहे वह द्रवरूप पदार्थ हो, चाहे घनरूप पदार्थ हो, सभी प्रकार के पदार्थ इसके अंदर आ जाते हैं। यह पदार्थ है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है, या उसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो उसकी विशेषता हम यह ध्यान में रखने वाले हैं कि सभी प्रकार के पदार्थ उसके अंदर आ जाते हैं, चाहे दूध हो, केरोसिन हो, घी हो, पेट्रोल हो, गेहूं हो, चावल हो, सभी प्रकार के पदार्थ इस द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। उसकी परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सभी प्रकार के पदार्थ या धातु का पता जिन संज्ञा शब्दों से चलता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कि सोना, लोहा, पीतल, घी, तेल, कोयला, चावल, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलो अगले भेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला और आखिरी संज्ञा का भेद है समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि देखो, बकरियों का झुंड घास चर रहा है। यहां झुंड शब्द देखो, झुंड शब्द से यह पता चलता है कि बकरी एक नहीं है, बल्कि अनेक बकरियां हैं, एकत्रित ये बकरियों का झुंड है। तो इससे समूह का पता चलता है। यहां दल इस शब्द से समूह का पता चलता है, स्वयंसेवकों का समूह है जिसे दल कहा गया है। भीड़ इस शब्द से पता चलता है कि उसमें अनेक लोग हैं, तो समूह का पता चलता है। तो ऐसे जिन संज्ञा शब्दों से हमें समूह का पता चलता है उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि किसी समूह या समुदाय का बोध जिन शब्दों से होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात, समूह या समुदाय, ये ध्यान में रखना है। उसकी परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और कुछ उसके उदाहरण, जैसे कि सभा, सेना, समूह, मंडल, कक्षा, परिवार। तो इस प्रकार संज्ञा के जो भेद है उन सभी भेदों के बारे में हमने चर्चा की है, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, और पांचवा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। इन सभी भेदों को हमने उदाहरण के साथ यहाँ देखा है, उसकी चर्चा की है। अब वीडियो के अंत में जो अभ्यास प्रश्न है उन अभ्यास प्रश्नों को हमें देखना है। तो यहाँ अभ्यास प्रश्न है, देखो, दिए गए शब्दों को संज्ञा के भेदों के अनुसार तालिका में लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को इस तालिका में हमें लिखना है। जैसे कि पहला शब्द है महिला, तो महिला यह शब्द
या इस शब्द का संज्ञा का भेद कौन सा है? तो महिला कहने से देखो उस महिला, सभी प्रकार की महिलाएं उसमें आ जाती है, मतलब वह जातिवाचक संज्ञा है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। उसी प्रकार सभी शब्दों को हमें यहाँ लिखना है। अब दूसरा शब्द है सिंगापुर। अब आपको सोचना है कि सिंगापुर इस संज्ञा का भेद कौन सा है? बिल्कुल सही पहचाना, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि सिंगापुर एक शहर का नाम है। अगला शब्द है ईमानदारी। हाँ, भाववाचक संज्ञा है। अगला शब्द है शहर। जातिवाचक संज्ञा है, उसमें सभी प्रकार के शहर आ जाते हैं। अगला शब्द है समूह अर्थात समूहवाचक संज्ञा है। रमेश बराबर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक विशेष पर्वत है। उसके बाद लोग समूहवाचक संज्ञा है। गरीबी भाववाचक संज्ञा है। पानी द्रववाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है। शक्कर वह भी पदार्थवाचक संज्ञा है। और आखिरी शब्द है नदी, जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि नदी कहने से सभी प्रकार की नदियां हमारे सामने आ जाती है। तो इस प्रकार आज हमने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कौन से हैं, उदाहरणों की सहायता से उसके बारे में चर्चा की और उसके आधार पर अभ्यास प्रश्न भी हमने देखे। लाइक जरूर कीजिए और आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।